आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मूल अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स के बारे में। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में प्रदान किए गए कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनकी गारंटी स्वयं संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और भारत में होने वाली या भारत के किसी राज्य में होने वाली ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें मूल अधिकार से के संबंध में परीक्षा में प्रश्न ना पूछा जाता हो। तो इस दृष्टि से परीक्षा के हिसाब से भी मूल अधिकारों वाला जो चैप्टर है संविधान का वो हमारे लिए बहुत ही क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए मूल अधिकारों के बारे में हम बात करते हैं और बहुत ही विस्तार से हम मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मूल अधिकारों की यदि हम बात करें तो ये भारत के संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है और भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक में क्या किया गया है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। मूल अधिकारों को यदि हम बात करें तो मूल अधिकारों का जो वर्णन चालू होता है वो आर्टिकल 12 से नहीं होता। आर्टिकल 12 और 13 में मूल अधिकारों के विषय में तो बात की गई है, लेकिन किसी मूल अधिकार को आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में नहीं बताया गया। मूल अधिकार प्रारंभ होते हैं कहां से, आर्टिकल 14 से, लेकिन फिर भी मूल अधिकारों के संदर्भ में अनुच्छेद कौन से हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35। तो फिर आर्टिकल 12 और 13 में मूल अधिकारों के बारे में क्या बताया गया है कि इन्हें भी मूल अधिकारों के आर्टिकल्स में या अनुच्छेदों में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या करता है, क्या कहता है, ये मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य क्या होगा। देखिए, जब भी हम मूल अधिकार पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से लेके और 35 तक जिस जिस मूल अधिकार की हम बात करेंगे तो वहां राज्य शब्द का प्रयोग होगा कि राज्य द्वारा इस चीज पर प्रतिबंध रहेगा या राज्य किसी व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। तो ये राज्य आखिर होगा क्या, उसकी परिभाषा किसमें दी गई है, आर्टिकल 12 में दी गई है। तो आर्टिकल 12 मूल अधिकारों के संदर्भ में क्या करता है, राज्य या स्टेट क्या होगा इसकी परिभाषा देता है और इस परिभाषा के अनुसार राज्य क्या होगा, भारत सरकार और राज्य सरकार, कोई भी राज्य की सरकार, भारत सरकार। उसके अलावा संसद, किसी भी राज्य का विधानमंडल, चाहे वो विधानसभा हो चाहे क्या हो, विधान परिषद हो। इसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाला कोई भी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी और भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाली सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, ये सभी के सभी क्या आएंगे, किसके अंतर्गत आएंगे, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। अब ये तो लिखा गया संविधान में कि ये सभी संस्थाएं किसके अंतर्गत आएंगी, मूल अधिकारों के संदर्भ में क्या कहलाएंगी, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। लेकिन अच्छा, पहले मैंने आपको बता दिया कि राज्य की परिभाषा क्यों देनी पड़ी, क्यों, क्योंकि मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उस प्रत्येक अनुच्छेद में लगभग राज्य की बात कही गई है। तो राज्य आखिर होगा क्या, इसकी परिभाषा देना जरूरी था। तो मूल अधिकारों के प्रारंभिक अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 12 में ही राज्य की परिभाषा दे दी गई। उसके बाद राज्य की ये परिभाषा हमारे मूल संविधान में दी गई, लेकिन समय समय पर कुछ विवाद इस संदर्भ में आए। न्यायालय के समक्ष जब ये वाद के रूप में आते हैं, केस के रूप में आते हैं, तो न्यायालय क्या करता है, अपना निर्णय देता है और इस निर्णय के आधार पर क्या बताया गया कि समस्त जो सरकारी कंपनियां होंगी वो भी राज्य की कैटेगरी में आएंगी, राज्य की परिभाषा में आएंगी मूल अधिकारों के संदर्भ में। हालांकि सरकारी कंपनी को राज्य की परिभाषा में अनुच्छेद 12 में नहीं रखा गया है, लेकिन एक वाद था, एक केस था, मैसूर पेपर मिल्स वाद। उस वाद में माननीय न्यायालय निर्णय देता है कि सरकारी जो कंपनियां हैं वो भी मूल अधिकारों के संदर्भ में क्या कहलाएंगी, राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा एक अन्य वाद था, अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला जो वाद था, इसमें भी न्यायालय कहता है कि ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम पंचायत भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा में आएगी। तो इस प्रकार से राज्य की परिभाषा को विस्तारित किया गया इन दो केसेस के आधार पर न्यायालय के द्वारा। तो दो अलग अलग बातें हमने देखी। संविधान में राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में क्या दी गई है उसको हमने देखा और उस आर्टिकल में दी गई परिभाषा को किस प्रकार से न्यायालय ने दो वादों में क्या किया है, विस्तारित किया गया है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि क्या ग्राम पंचायत और सरकारी कंपनी राज्य की परिभाषा में आती है, तो जी हां, ये भी राज्य की परिभाषा में आती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि ऐसी कोई भी विधि
जो मूल अधिकारों से असंगत हो। असंगत का तात्पर्य मूल अधिकारों को कम कर दे, मूल अधिकारों को क्या कर दे, न्यूनीकरण कर दे उनका, या अल्पीकरण कर दे, यानी किसी भी मूल अधिकार को किसी भी मात्रा में क्या कर दे, कम कर देती है। तो ऐसी अल्पीकरण वाली जो विधियां होंगी वो क्या होंगी, जीरो होंगी, शून्य होंगी, वो विधि होंगी ही नहीं। ऐसा कौन कहता है, संविधान। यानी संसद यदि कोई कानून बनाता है या कोई भी संस्था भारत में कोई कानून बनाती है जिसे कानून बनाने का हक है, वो क्या करती है, ऐसा कानून बना देती है जिससे किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को क्या होता है, हानि होती है या वो कम होता है, तो उस विधि को न्यायालय क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। तो कहा गया कि मूल अधिकारों से असंगत विधि या मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां क्या होंगी, शून्य होंगी। और विधि के अंतर्गत क्या क्या क्या, विधि के अंतर्गत कोई भी नियम जो मूल अधिकारों का क्या करता है, मूल अधिकारों से असंगत है, उनका अल्पीकरण करता है, वो क्या होगा, शून्य होगा। नियम के अलावा कोई भी विनियम, कोई भी सरकार का नोटिफिकेशन, कोई भी अध्यादेश, कोई भी आदेश और कोई भी प्रवर्त विधि, ये सारी की सारी यदि मूल अधिकारों से असंगत है तो ये शून्य होंगी। नोटिफिकेशन, नियम, विनिमय, अधिसूचना, अध्यादेश, इसका अर्थ तो आप सभी जानते हैं। एक नया शब्द आपने देखा, प्रवर्त विधि। प्रवर्त विधि का तात्पर्य क्या होता है, ऐसी कुछ विधियां अभी भी भारत में प्रचलित हैं जो संविधान के पूर्व निर्मित हुई थी। तो संविधान के पूर्व निर्मित ऐसी विधियां जो वर्तमान में भी प्रचलित हैं, यदि वो भी मूल अधिकारों से असंगत हैं तो वो भी आर्टिकल 13 उनके लिए भी क्या कहता है कि वो भी क्या होंगी, मूल अधिकारों से असंगत होती, तो उनको भी क्या करा जा सकता है, शून्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने इस आर्टिकल में एक नया प्रावधान 24वां संविधान संशोधन करके 1971 में जोड़ दिया और संसद ने अपनी पावर्स को, अपनी शक्तियों को बढ़ाते हुए कहा कि यदि संविधान संशोधन किसी मुद्दे पर किया जाता है तो वो संविधान संशोधन इस मामले में क्या नहीं कहलाएगा, विधि नहीं कहलाएगा। तो इस तरह सरकार क्या शक्ति प्राप्त करना चाह रही थी, संसद को क्या शक्ति देना चाह रही थी, संसद ये करना चाह रही थी कि संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों से असंगत भी कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो वो भी वैध होगा। ऐसी व्यवस्था किसके द्वारा की गई, 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से की गई। लेकिन फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत का संविधान लागू होने से लेके आज तक भारत में न्यायपालिका और विधायिका के बीच में संघर्ष की स्थिति हमें देखने को मिलती है। कई बार विधायिका द्वारा ऐसे कुछ कानून बना दिए जाते हैं जो क्या होते हैं, मूल अधिकारों से असंगत होते हैं या हमारे संविधान के अनुसार नहीं होते हैं। तो न्यायपालिका समय समय पर क्या करती है, उनका निरीक्षण करती है और उनमें क्या करती है, उनको शून्य घोषित कर देती है। तो इसी प्रकार से 24वां संविधान संशोधन जब किया गया तो न्यायालय यहां पर आता है और कहता है, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कहता है कि ठीक है, संविधान संशोधन जो है उसको आप विधि की परिभाषा में सम्मिलित मत करो, लेकिन केवल उन्हीं संविधान संशोधनों को जो मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करते। यानी आपने ऐसा कोई संविधान संशोधन कर दिया जो क्या करता है, संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित कर दिया, तो फिर वो क्या होगा, आर्टिकल 13 के अनुसार क्या हो जाएगा, मूल अधिकारों से असंगतता के आधार पर शून्य घोषित किया जा सकता है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि मूल ढांचा क्या होता है। तो मूल ढांचे के बारे में हम जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो तब विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी के लिए केवल आर्टिकल 13 की हम बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत विधि शून्य होगी, लेकिन उसके संदर्भ में 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या चीज जोड़ दी गई कि संविधान संशोधन जो है वो विधि की परिभाषा में नहीं आएंगे और उन पर आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा। अब देखिए, ये जो अनुच्छेद है आर्टिकल 13, ये क्या कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत विधि शून्य होंगी। तो इन्हें शून्य घोषित कौन करेगा, संसद ने कोई विधि बना दी, संसद ने कोई कानून बना दिया, तो क्या वो अपने आप शून्य घोषित हो जाएगा? जी नहीं। उसको शून्य घोषित करने का या ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है उसको शून्य घोषित करने का अधिकार किसके पास आ जाता है? न्यायालय के पास आ जाता है। तो हालांकि साफ साफ ये आर्टिकल 13 में ये नहीं कहा गया कि न्यायालय ऐसा करेगा, लेकिन इसकी भाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि यह अधिकार न्यायालय को ही मिला हुआ संविधान की भावना के अनुसार है। तो इस प्रकार से न्यायिक समीक्षा का अधिकार, जिसके अंतर्गत न्यायालय क्या करता है, संसद के किसी कानून की क्या करता है, समीक्षा करता है कि ये इसको बनाने के लिए संसद, पहली चीज तो ये देखता है कि इसको बनाने के लिए संसद अधिकृत थी या नहीं, और यदि अधिकृत थी तो क्या ये संविधान के प्रावधानों के अनुसार है या नहीं। उसके आधार पर जब किसी कानून की समीक्षा की जाती है तो उसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो ये न्यायिक समीक्षा जो है उसको ये आर्टिकल 13 क्या करता है, आधार प्रदान करता है। हालांकि हमारे पूरे भारतीय संविधान में
कहीं भी न्यायिक समीक्षा जो शब्द है उसका प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन संविधान के कुछ अनुच्छेद स्वतः ही क्या करते हैं, न्यायालय को ये अधिकार प्रदान करते हैं। उनमें से एक है आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13, जो न्यायिक समीक्षा को क्या करता है, आदान प्रदान करता है। तो परीक्षा में यदि इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि न्यायिक समीक्षा का वर्णन भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो सीधे तौर पर हम नहीं कह सकते कि किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं कहा गया है, किसी भी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन आधार जरूर प्रदान करता है। कौन सा? आर्टिकल 13। अब इसके संदर्भ में एक केस न्यायालय के समक्ष आता है, अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वाद ये कहलाता है, और इसमें न्यायालय निर्णय देता है कि पर्सनल लॉ या व्यक्तिगत विधि जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ आदि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या कहलाएंगी, विधि नहीं कहलाएंगी। इस वाद में न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया जाता है। तो ये था आर्टिकल 13। तो इस प्रकार से आर्टिकल 13 एक प्रकार से क्या बताता है, महत्व बताता है। किसका? मूल अधिकारों का क्या बताता है, महत्व बताता है। मूल अधिकारों का महत्व बताता है। तो मूल अधिकारों के संदर्भ में 2 आर्टिकल अब तक हम देख चुके हैं। आर्टिकल 12 किसकी परिभाषा देता है, राज्य की परिभाषा देता है, और आर्टिकल 13 क्या बताता है, मूल अधिकारों के महत्व को इंगित करता है। कैसे इंगित करता है कि इतना महत्व देता है मूल अधिकारों को कि यदि संसद इनसे असंगत कोई विधि बना देती है तो उस विधि को भी शून्य घोषित करने की पावर किसको दे देता है, न्यायालय को दे देता है। अब शुरू होते हैं हमारे जो मूल अधिकार हैं, वो आर्टिकल 14 से प्रारंभ होते हैं। सबसे पहला मूल अधिकार है विधि के समक्ष समानता। अब विधि के समक्ष समानता नाम से ही आपको बिल्कुल स्पष्ट है। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के समक्ष या कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये इसकी भाषा क्या कहती है, पहले भाषा को देख लेते हैं। इसकी भाषा कहती है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं करेगा, विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी विधि के समक्ष समानता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो 2 शब्द आपके सामने यहाँ आते हैं। पहला शब्द है विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। आइए देख लेते हैं कि दोनों शब्दों में मूल अंतर क्या है। देखते हैं। पहला शब्द है विधि के समक्ष समानता और दूसरा शब्द है विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता जो है वो ब्रिटेन में प्रचलित एक अवधारणा है, और इस अवधारणा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे। यानी किसी व्यक्ति को विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो जब किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तो वो क्या हो गया, सभी व्यक्ति क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये तो हो गई विधि के समक्ष समानता। अब यहां नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को विशेष प्रकार के अधिकार नहीं होंगे, तो ये क्या है, नकारात्मक प्रवृत्ति का है। दूसरा शब्द है विधि का समान संरक्षण। ये अमेरिका में प्रचलित अवधारणा है। अमेरिका में प्रचलित अवधारणा है और ये क्या कहती है कि समान व्यक्तियों को समान प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे। यानी समान व्यक्तियों को समान प्रकार के क्या प्राप्त होंगे, अधिकार प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब सभी व्यक्ति जो क्या है, एक कैटेगरी की हैं, उनको समान प्रकार के अधिकार दे दिए गए। तो अब देखिए ये क्या व्यवस्था करता है कि जैसे कोई नौजवान है और एक है बुजुर्ग, तो यानी बुजुर्ग और बुजुर्ग चाहे वो क्या हो, मान लो बुजुर्ग है ABCD नाम के 4 बुजुर्ग हैं, इसी तरह XYZ नाम के क्या होंगे, 3 नौजवान हैं। तो X को प्राप्त अधिकार, Y को प्राप्त अधिकार और Z को प्राप्त अधिकार क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार A को प्राप्त अधिकार, B को प्राप्त अधिकार, C को प्राप्त अधिकार और D को प्राप्त अधिकार क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इनकी, लेकिन X और A के अधिकार क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इनकी कैटेगरी क्या है, अलग अलग। तो एक ही कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं, समान कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं, उनके अधिकार क्या होंगे, समान होंगे। ये क्या कहलाता है, विधि का समान संरक्षण। और यहां पर क्या है, किसी एक कैटेगरी को अलग से क्या दिया जा सकता है, विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, सकारात्मक प्रकृति कहलाती है, सकारात्मक प्रकृति के कहलाते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में दोनों ही व्यवस्थाएं, विधि के समान संरक्षण की भी और साथ ही साथ विधि के समक्ष समानता की भी। यानी किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा और समान व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। दोनों प्रकार की व्यवस्था भारत में प्रचलित है। अब ये जो विधि के समक्ष समानता वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये डाइसी के द्वारा दिया गया था, और डाइसी ने मूल रूप से 3 चीजें इसमें सम्मिलित की थी। कौन कौन सी? पहला कि किसी प्रकार की मनमानी शक्ति उपस्थित नहीं होगी, यानी मनमाने रूप से कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकेगा, असीमित अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। मनमानी शक्ति का तात्पर्य क्या है
किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का विशेष अधिकार प्राप्त न होना। दूसरा, कानून की नजरों में क्या होंगे, सब समान होंगे। और तीसरा, अधिकार सर्वोपरि होंगे। अधिकार सर्वोपरि मतलब किसी भी व्यक्ति के अधिकार पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भारत में मूल अधिकारों पर और साथ ही साथ विधिक अधिकारों पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। तो तीसरा तत्व हमें भारत के मामले में देखने को नहीं मिलता। तो ब्रिटेन के मामले में तो ये तीनों तत्व हमें विधि के समक्ष समानता में देखने को मिलते हैं, लेकिन भारत में केवल ये दो तत्व ही हमें देखने को मिलते हैं, मनमानी शक्ति की अनुपस्थिति होना और कानून के समक्ष सब समान होना। तो ये थे कॉन्सेप्ट विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण पे। आगे चलते हैं, अगले मूल अधिकार के बारे में बात करते हैं। और अगला जो मूल अधिकार है वो है अनुच्छेद 15 में दिया गया मूल अधिकार, जो क्या कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो इस अनुच्छेद का क्या है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को इन आधारों पर कहां प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। किसी दुकान में, किसी सार्वजनिक भोजनालय में, किसी होटल में, किसी सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश करने से किसी भी व्यक्ति को किन आधारों पर नहीं रोका जाएगा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं रोका जाएगा। लेकिन यदि आपकी जेब में पैसे नहीं है और बिना पैसों के आप क्या कर जा रहे हो, बिना पैसों के आप किसी ऐसे होटल में जा रहे हो जहां पर क्या है एंट्री टिकट रखी हुई है, वहां के पर आपके प्रवेश को रोकना क्या आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं रोका जा रहा। वहां पर आपको आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं उसके आधार पर रोका जा रहा है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जा रहा। तो पहला तो क्या हो गया कि इन स्थानों पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। साथ ही साथ क्या कहा गया है कि ऐसे कुएं, तालाब, स्नानाघाट, सड़क या सार्वजनिक रिसोर्ट जो कि साधारण जनता के प्रयोग हेतु क्या हैं, समर्पित हैं और पूर्णतः या भागतः राज्य की निधि से यानी राज्य से सहायता प्राप्त करते हैं, इनमें भी किसी का प्रवेश क्या नहीं किया जाएगा या इनका उपयोग किसके आधार पर नहीं रोका जाएगा? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं रोका जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या होता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई विभेद नहीं किया, किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। ऐसा किसके द्वारा कहा गया? अनुच्छेद 15 के द्वारा कहा गया। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 15 के तहत कुछ बातें कह दी गई और कहा गया धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने सुना होगा स्त्रियों के संबंध में कुछ विशेष कानून, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम आपने सुना है। तो इसमें स्त्रियों हेतु विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो पिछला आपने जब अनुच्छेद 15 पढ़ा तो आपने देखा कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न ये आता है कि तो फिर स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था किस प्रकार से कर दी गई? तो आर्टिकल 15 में एक परंतुक दिया गया और आर्टिकल 15 खुद ही ये कहता है कि स्त्री और बच्चों हेतु क्या किया जा सकता है, कुछ विशेष प्रकार के उपबंध किए जा सकते हैं, इन्हें छूट दी जा सकती है। और स्त्री और बच्चों के लिए धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान से छूट देते हुए भी कुछ विशेष प्रकार के क्या किए जा सकते हैं, उपबंध किए जा सकते हैं। ये तो बात थी मूल संविधान में, केवल और स्त्री और बच्चों को छूट दी गई थी। लेकिन बाद में जरूरत महसूस हुई और उस जरूरत के आधार पर ऐसे लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या थे, पिछड़े थे और इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के थे, उनकी उन्नति के लिए भी क्या किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है या उनके संबंध में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं उनकी उन्नति के लिए। तो पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से ये लाइन और जोड़ दी गई, किसमें? अनुच्छेद 15 में। फिर आगे जाकर और आवश्यकता महसूस हुई और ये महसूस किया गया कि SC, ST और सामाजिक शैक्षणिक जो पिछड़े लोग हैं उनका क्या हो रहा है, जो शिक्षण संस्थान हैं उनमें उनकी भागीदारी कम है, उनका प्रवेश कम है। तो इसके लिए पुनः व्यवस्था की गई और आर्टिकल 15 में एक चीज और जोड़ दी गई। क्या जोड़ दी गई? कि ऐसे लोग जो सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े हैं या अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित हैं, उन्हें क्या दिया जाएगा, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी
और कैसे शिक्षण संस्थानों को छोड़कर? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर। और ये किसके द्वारा किया गया? 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक और बात जोड़ दी जाती है आर्टिकल 15 में। तो मूल आर्टिकल 15 में जो छूट दी गई थी वो केवल किसको दी गई थी? केवल स्त्री और बच्चों को दी गई थी। लेकिन पहले संविधान संशोधन के माध्यम से छूट SC ST सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ों के लिए बढ़ा दी गई। उसके बाद में पुनः छूट बढ़ाई गई किसके लिए? SC ST और सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ों के लिए 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से उनके शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए। फिर EWS जो नागरिक हैं, 103वां संविधान संशोधन आपने सुना होगा, EWS नाम से एक अलग कैटेगरी की बना दी गई। उनके शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए व्यवस्था करने के लिए एक और छूट आर्टिकल 15 में दे दी गई। तो इस प्रकार से स्त्री, बालकों, बच्चों, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ों, SC ST और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भी क्या किया जा सकता है? कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं इन कैटेगरीज को फायदा पहुंचाने के लिए। ये बात हुई आर्टिकल 15 की। अब चलते हैं आर्टिकल 16 की तरफ, जो क्या कहता है, किसके बारे में बात करता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में बात करता है। यानी सरकारी नौकरी में, सीधे शब्दों में कहें तो सरकारी नौकरी में क्या किया जाएगा? सभी को क्या रहेगी? अवसर की समानता रहेगी, सभी क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहता है ये अनुच्छेद। ये कहता है कि राज्य के अधीन नियोजन, राज्य के अधीन नियोजन, इसको सरल सी भाषा में आप समझे, सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों को क्या होगी? अवसर की समानता होगी, किसी भी व्यक्ति से विभेद नहीं किया जाएगा। और यह विभेद किस आधार पर नहीं किया जाएगा? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के अलावा दो चीजें और जोड़ दी यहां पे, ठीक है। तो प्रश्न बनते समय आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कई बार ऑप्शन ए के दे दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में किसके आधार पर क्या नहीं करी जाएगी? विभेद नहीं किया जाएगा नागरिकों से। तो इस प्रकार से ऑप्शन दे दिया, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। तो क्रम ये है। तो ए ऑप्शन तो आपको ये दे दिया, बी ऑप्शन आपको दे देंगे मूलवंश को पहले रख दिया और धर्म को बाद में रख दिया, और बाकी ये क्रम यूं का यूं रख दिया। तो कुछ परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि इसका क्रम क्या है संविधान में। तो इस क्रम से ही आपको याद रखना है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। इसके अलावा आर्टिकल 16 में दो चीजें और दे दी, उद्भव और दूसरा निवास। इन सभी के आधार पर किसी भी व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी देने से उससे क्या नहीं किया जाएगा? विभेद नहीं किया जाएगा, उससे भेद नहीं किया जाएगा। लेकिन संसद कानून बनाकर किसी नौकरी के लिए निवास के संबंध में क्या कर सकती है? शर्त आरोपित कर सकती है। तो ये तो था मूल अनुच्छेद जो था 16 का, जो मूल अनुच्छेद था वो। लेकिन इस अनुच्छेद में एक प्रावधान जोड़ दिया गया। कब जोड़ दिया गया? 1995 में 77वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और क्या कहा गया? ऐसे वर्ग, ऐसे कौन से वर्ग? ऐसे पिछड़े वर्ग। अब पिछड़े वर्ग SC ST वगैरह किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ क्या कहा? ऐसे पिछड़े वर्ग जिनका क्या नहीं है? सरकारी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए क्या कर दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। ये तो किस में बात कही गई? मूल संविधान में। लेकिन 77वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया? SC ST के लिए ऐसी कैटेगरी जो क्या है? SC ST से संबंधित है, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है, और उनका क्या नहीं है? पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनके लिए क्या कर दिया गया? 77वें संविधान संशोधन 1995 के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो आर्टिकल 16 में 4A नाम का एक क्या जोड़ दिया गया? सेक्शन जोड़ दिया गया, और उसके द्वारा SC और ST के लिए सरकारी नौकरी में न केवल नियुक्ति अपितु प्रमोशन, नियुक्ति और प्रमोशन दोनों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है। साथ ही अनुच्छेद 16 क्या कहता है? धार्मिक संस्था का कोई जो पद है उसको क्या किया जा सकता है? किसी धर्म विशेष के लिए आरक्षित किया जा सकता है। ऊपर तो हमने क्या देखा, क्या कहा गया कि धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि ये पद किसी धार्मिक संस्था का है तो विशेष धर्म के लिए इसको क्या किया जा सकता है? आरक्षित किया जा सकता है। अगला संशोधन आर्टिकल 16 में कब किया गया? 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया 2019 में। और इसके अंतर्गत क्या किया गया कि EWS आर्थिक पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, उनको भी 10% तक का क्या दिया जा सकता है? आरक्षण दिया जा सकता है सरकारी नौकरी में। तो इस प्रकार जाति के आधार पर यहां भी विभेद होता है, लेकिन कैसे हो जाता है? क्योंकि संविधान में ही संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था कर दी गई। तो इस प्रकार से
आर्टिकल 16 नौकरियों में समानता की बात करता है, लोक नियोजन में समानता की बात करता है। अब आपने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 15 में आपने पढ़ा सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ों हेतु विशेष व्यवस्था, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े, और आर्टिकल 16 में आपने पढ़ा ऐसा वर्ग, ऐसा पिछड़ा वर्ग जिसका नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि इसकी परिभाषा कैसे दी जाए कि सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े कौन है और पिछड़ा वर्ग कौन है। तो इसकी परिभाषा के लिए क्या किया गया, आयोग गठित किया गया। कौन सा आयोग? उस आयोग को क्या कहा गया? पिछड़ा वर्ग आयोग। और यह कहा गया कि यह पिछड़ा वर्ग आयोग बताएगा कि पिछड़े कौन हैं, और उसके आधार पर 15 और 16 में जो विशेष व्यवस्था, आर्टिकल 15 और 16 के तहत पिछड़े वर्गों जो हेतु जो विशेष व्यवस्था की गई है वो उनके लिए लागू होगी। तो इस संदर्भ में पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना वो काका कालेकर के अध्यक्षता में बना, तो इसे काका कालेकर आयोग भी कहा गया। दूसरा इस प्रकार का आयोग जो बना, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वो था मंडल कमीशन, बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग। मंडल कमीशन 1980 में इसका गठन किया जाता है मोरारजी देसाई के द्वारा। मोरारजी देसाई द्वारा मंडल कमीशन का गठन कर दिया गया 1980 में। अब ये मंडल कमीशन क्या करता है? पिछड़े वर्ग के बारे में अपना अध्ययन करता है और ये पाता है कि देश की 52% जो जनसंख्या है वो किसके अंतर्गत आ रही है? पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आ रही है। तो इसका तात्पर्य क्या है? 52% जनसंख्या ऐसी है जिसको आर्टिकल 15 और 16 के तहत जो पिछड़ा माना गया है उसकी श्रेणी में सम्मिलित कर सकते हैं। इसलिए इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था यदि की जाए तो इनको 27% आरक्षण दिया जाए, यानी आर्टिकल 15 और 16 के तहत पिछड़े वर्गों को 27% का आरक्षण दिया जाए। ये किसने कह दिया? ये कह दिया साहब मंडल आयोग ने। 1980 में ये बात इन्होंने कह दी जब मोरारजी देसाई ने ये गठित किया। 1990 आता है, वीपी सिंह की क्या आती है? सरकार आती है, और वीपी सिंह की सरकार सहमत हो जाती है किससे? जो मंडल कमीशन होता है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट से सहमत हो जाती है और कहती है कि ठीक है, पिछड़े वर्ग को हम क्या दे रहे हैं? 27% आरक्षण दे रहे हैं। 27% आरक्षण दे दिया जाता है पिछड़े वर्ग को वीपी सिंह की सरकार के द्वारा। वर्ष आता है 1991 का। नरसिम्हा राव क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अब नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री होते हैं तो वो क्या करते हैं कि ये जो पिछड़े वर्ग में आरक्षण दिया गया है उसमें भी क्या कहते हैं कि इन पिछड़ों में भी जो ज्यादा पिछड़े हैं उनको आरक्षण में क्या दी जाएगी? वरीयता दी जाएगी। तो यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन एक और व्यवस्था नरसिम्हा राव यहां पर करते हैं और वो कहते हैं कि आर्थिक पिछड़े जो वर्ग हैं उनके लिए अतिरिक्त 10% का आरक्षण भी दिया जाएगा। यहां ये पॉइंट आते हैं, क्या हो जाता है? आरक्षण की जो सीमा है वो 50% को क्या कर जाती है? पार कर जाती है। और मामला कहां चला जाता है? कोर्ट में। और कोर्ट में यह मामला किस रूप में जाता है? मंडल केस या इंदिरासानी वाद के रूप में जाता है 1992 में। अब सिलसिला शुरू हो जाता है किसमें? कोर्ट में। इंदिरासानी या मंडल जो वाद है वो कोर्ट में चलता है। कोर्ट अपना फैसला देता है और फैसले में कोर्ट क्या कहता है कि ठीक है, पिछड़े वर्ग को जो 27% आरक्षण दिया गया है, इट इज राइट, ठीक है, दे दो, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 16 में आपने व्यवस्था की है, किसके द्वारा? संविधान संशोधन के द्वारा। एक आप देखें, याद करें, आर्टिकल 16 में संविधान संशोधन के माध्यम से एक नया सेक्शन 4A जोड़ा गया और उसमें SC और ST के लिए क्या किया गया? आरक्षण की व्यवस्था की गई। और यह आरक्षण किस किस में दिया गया? आरक्षण दो चीजों में दिया गया। एक तो नियुक्ति होते समय, यानी प्रथम नियुक्ति के समय आरक्षण, और दूसरा आरक्षण दिया गया इनको प्रोन्नति या प्रमोशन में आरक्षण, प्रमोशन में। तो यहां इंदिरासानी वाद में न्यायालय ने कहा कि ठीक है, प्रोन्नति ठीक है, आप नियुक्ति में आरक्षण दे रहे हो, इट इज राइट कि आप दे दो, ठीक है, लेकिन आप प्रमोशन में आरक्षण देना क्या है? गलत है। तो ये फैसला आता है। इसके बाद पिछड़े वर्ग के संबंध में क्या कहता है कि पिछड़े वर्ग में, जैसा आपने देखा था, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि पिछड़े वर्ग में भी दो कैटेगरी बनाई जाए, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर को जो है वो अधिक फायदा हो पिछड़े वर्ग का, ये व्यवस्था भी क्या है? ठीक है। लेकिन किसी भी सूरत में आरक्षण जो है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये किसने कह दिया? मंडलवाद या इंदिरासानीवाद में न्यायालय ने कह दिया। और एक और व्यवस्था की, और व्यवस्था क्या की कि जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं, ठीक है ना, ये बैकलॉग वैकेंसी। अब देखिए बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है, समझा दूं मैं थोड़ा आपको। जैसे 2022 में भर्ती निकली और पुनः 2023 में भर्ती निकली है। 2022 में 100 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें से SC के लिए मान लो कितने पद आरक्षित हैं? सपोज 20 पद आरक्षित हैं।
लेकिन इस 2022 की भर्ती में एससी के 15 पद ही भरते हैं और 5 पद क्या रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। तो अब ये क्या हो जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड। इन 5 पदों को क्या बोलते हैं, बैकलॉग वैकेंसी बोलते हैं। बैकलॉग, पिछली वैकेंसी में जो पद खाली रह गए वो क्या कहलाते हैं, बैकलॉग। और ये कैरी फॉरवर्ड होके क्या जाते हैं, अगले नेक्स्ट ईयर में जब भी वैकेंसी निकलती है उसमें जाके जुड़ जाते हैं। अब मान लो क्या होगी, अगले वर्ष में जाके वैकेंसी कितनी निकली, 105। कितनी निकली, 105 वैकेंसी निकलती हैं और 5 आ गई किसकी, कैरी फॉरवर्ड की। तो कुल वैकेंसी कितनी हो गई, 110। और यहां न्यायालय क्या कहता है कि 110 का आधा 50% यानी 55 सीटों से ज्यादा सीट पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और इस 50% में 50% कितना हो जाएगा, 55। इस 50% में जो कैरी फॉरवर्ड बैकलॉग जो सीटें रही हैं कैरी फॉरवर्ड की आ रही हैं, उनको जुड़ने के बाद 50% निकाला जाएगा। अब पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर की बात कह दी न्यायालय ने, तो अब क्या किया सरकार ने, क्या की, एक कमेटी गठित की। कौन सी कमेटी, रामानंद कमेटी। किसके लिए, कि भाई जो पिछड़े वर्ग हैं उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कौन होंगे, इसके बारे में बताओ। इसके लिए रामानंद कमेटी गठित कर दी। अब न्यायालय के निर्णय से सरकार के समक्ष क्या हो गया कि एससी एसटी का जो आरक्षण है वो प्रमोशन में मंडल सानी इंद्रासानीवाद में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ क्या कहा गया कि आरक्षण 50% से ज्यादा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब के बीच सरकार क्या लाती है, 76, 77, 81 और 85 संविधान संशोधन बिल लाती है। आइए देखते हैं इन संविधान संशोधनों में सरकार ने क्या किया। सरकार 76वां संविधान संशोधन बिल लाती है, एक्ट लाती है। किसके लिए लाती है, क्योंकि तमिलनाडु में जो आरक्षण दे दिया गया था वो 69% आरक्षण दे दिया गया था। और पिछले ही स्लाइड में आप देखेंगे कि क्या कह दिया गया, मंडल सानी इंदिरासानीवाद में क्या कहा गया कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से अधिक नहीं होगा, जबकि तमिलनाडु में 69% आरक्षण दे दिया गया। तो इसको बचाने के लिए क्या किया गया, सरकार ने 76वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया और पारित करके क्या किया, ये जो आरक्षण दिया गया था इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया। किसमें डाल दिया, 9वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची में आपने देखा होगा कि 9वीं अनुसूची में जो कानून चले जाते हैं वो न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाते हैं, कि उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। हालांकि बाद में न्यायालय ने इनकी भी न्यायिक समीक्षा का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा, लेकिन बहरहाल सरकार ने 76वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा प्रयास किया कि तमिलनाडु में जो 69% आरक्षण दिया गया है उसको सरकार बचा सके, उसके लिए इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया। 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा क्या किया, मंडलवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण जो होगा वो प्रमोशन में नहीं होगा, लेकिन नया संविधान संशोधन करते हुए एक नया आर्टिकल 4A आपने देखा होगा, किसमें जोड़ दिया, आर्टिकल 16 में एक नया सेक्शन जोड़ दिया 4A, और उसमें कहा गया कि नियुक्ति और प्रमोशन दोनों में ही क्या होगा, एससी और एसटी के लिए क्या होगा, आरक्षण की व्यवस्था होगी। उसके बाद 81वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 81वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने क्या कहा कि कैरी फॉरवर्ड बैकलॉग के जो पद कैरी फॉरवर्ड होकर आएंगे वो 50% आरक्षण की सीमा में नहीं होंगे। कैसे, देखिए जैसे वर्ष 2022 की वैकेंसी है, पिछले एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा दूं। 100 वैकेंसी थी, इसमें से 5 पद क्या रह गए, खाली रह गए। ये पद बैकलॉग हो गए, ये कहाँ आएंगे, अगले साल की वैकेंसी में आएंगे। 2023 में निकली वैकेंसी, मान लो कितने पदों पर, 105 पदों पर वैकेंसी निकलती है। ठीक है, अब ये +5 हो गए तो कितने हो गए, 110। लेकिन क्या कहा, यहां सरकार ने ये संविधान संशोधन करते हुए कह दिया कि कैरी फॉरवर्ड यानी ये 5 हैं, इनको 50% की सीमा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 50% आपको किसका देखना है, केवल इस वर्ष की वैकेंसी का देखना है। 150 के आधे को ही क्या माना जाएगा, आरक्षण की श्रेणी में माना जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई 81वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर किया गया 85वां संविधान संशोधन 2001 में, और इसमें भी एससी एसटी को परिणामिक वरिष्ठता के साथ प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार आर्टिकल 15 और 16 के संबंध में कुछ न्यायालयवाद और कुछ न्यायालयवाद के काउंटर में सरकार द्वारा किए गए हमने संविधान संशोधनों को देखा। अगला जो अनुच्छेद हमारा आता है मूल अधिकारों के संदर्भ में, वो है अनुच्छेद 19, जो क्या करता है, अस्पृश्यता या छुआछूत का क्या करता है, अंत करता है। और क्या कहता है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का क्या किया जाता है, अंत किया जाता है, और इसको किसी भी प्रकार से लागू करना क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए दंड कौन निर्धारित करेगा, दंड संसद निर्धारित करेगी।
और ऐसा छुआछूत या इसको प्रमोट करने वाला किसी भी प्रकार का कार्य करना क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। किसके अनुसार, आर्टिकल 17 के अनुसार। उसके बाद अगले मूल अधिकार के ओर चलते हैं, वो है उपाधियों का अंत। उपाधि, जैसे आपने देखा कि जब ब्रिटिश राज था तो उसमें राजाओं को या अन्य व्यक्तियों को कई प्रकार की उपाधियां ब्रिटेन सरकार की ओर से दी जाती थी। इसी प्रकार की एक उपाधि थी सर। तो इस प्रकार की उपाधियां जो है वो विशेषाधिकार का प्रतीक थी, ब्रिटिश राज का प्रतीक थी। तो इन सभी प्रकार की उपाधियों का हमारे संविधान में क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। और ये कहा गया कि सरकार, राज्य का मतलब है सरकार, सेना या विद्या के अलावा अन्य किसी प्रकार की उपाधि नहीं देगी। तो अब आप देखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और इस प्रकार के पद तो अभी भी हैं, वहां अभी भी क्या दी जाती हैं, जैसे सेना और विद्या में अभी भी क्या दी जाती हैं, उपाधि दी जाती है। जैसे डॉक्टरेट की उपाधि आपने सुना होगा, डीलिट की उपाधि शिक्षा के क्षेत्र में दी जाती है। शिक्षा और सेना के क्षेत्र में तो उपाधि दी जाएगी, लेकिन अन्य सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की उपाधि राज्य नहीं देगा। साथ ही साथ कोई भी भारतीय नागरिक, भारत की सरकार तो देगी देनी की नहीं, भारत का कोई भी नागरिक विदेशी सरकार या कोई अन्य देश की सरकार उसे कोई उपाधि देती है तो वो भी उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा ऐसा कोई गैर नागरिक व्यक्ति, यानी भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत में रहता है और भारत में रहकर किसी लाभ के पद पर या विश्वास के पद पर क्या है, कार्यरत है, वो भी किसी अन्य देश से किसी प्रकार की उपाधि नहीं लेगा। कब तक, जब तक राष्ट्रपति की सहमति न ले ले। यानी भारत का नागरिक तो लेगा ही नहीं, किसी अन्य देश का नागरिक भी यदि भारत में क्या कर रहा है, किसी लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत है, तो वो भी राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी प्रकार की उपाधि किसी देश से नहीं लेगा। इस संदर्भ में न्यायालय में एक वाद आता है, बालाजी वाद के नाम से इसे जाना जाता है। 1996 में यह वाद आता है और कहा जाता है कि पद्म भूषण और पद्म श्री भी तो क्या है, उपाधि हैं। तो ये क्या आर्टिकल 18 के विरुद्ध नहीं है। तो इसमें कहा गया कोर्ट द्वारा कि पद्मश्री और पद्म विभूषण का उपयोग यदि कोई व्यक्ति उपसर्ग या प्रत्यय, अपने नाम के आगे पीछे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में करता है, तो उससे वो पद्मश्री या पद्म विभूषण वापस लिए जा सकते हैं। इस प्रकार आज के क्लास में हमने जो मूल अधिकार 14 से 18, जिन्हें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के जो मूल अधिकार हैं, उन्हें समानता का अधिकार भी कहा जाता है। तो समानता के अधिकार के बारे में आज की क्लास में हमने बात की। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम बाकी के जो मूल अधिकार है, आर्टिकल 18 से आगे के जो मूल अधिकार है, उनके बारे में बात करेंगे।